हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एस पी सी एस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत विधायिका को पढ़ने वाले हैं। विधायिका लेजिस्लेचर। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। रही बात रेगुलर पीडीएफ की, तो रेगुलर पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। बात करें इस नोट्स की, तो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि चीज़ों को पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी और समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। हाँ, रेगुलर वीडियोज को अगर आप देख रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे होंगे, इसलिए कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। खैर चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विधायिका। विधायिका अर्थात जहाँ पर विधि का निर्माण होता है, जहाँ पर कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। तो केंद्र स्तर पर बात की जाए, सेंट्रल लेवल पर बात की जाए, तो जो विधायिका है उसका नाम क्या है? संसद, पार्लियामेंट। और राज्य के स्तर पर बात की जाए, स्टेट के लेवल पर बात की जाए, तो उस विधायिका का क्या नाम है? विधानमंडल। तो अभी हम संसद को देखने वाले हैं, उसके बाद विधानमंडल हम देखेंगे। सबसे पहले संसद की बात करते हैं, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट तो ये केंद्र स्तर की विधायिका है, ठीक। ये तो मैंने आपको बता दिया है स्टार्टिंग में ही, केंद्र स्तर की विधायिका है। बात की जाए कि किस अनुच्छेद में ये बात की गई है कि भारत में एक संसद होगा, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 79 में, 79। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि संसद के जो अंग है, पार्लियामेंट के जो अंग है, वो कौन कौन से अंग है? 3 अंग है। इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम ध्यान रखिएगा, तीनों अंग ध्यान रखिएगा। कौन कौन से अंग है? एक तो है राष्ट्रपति, ठीक। राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में। फिर दूसरा देखा जाए, दूसरा अंग कौन सा है? राज्यसभा है। राज्यसभा को उच्च सदन भी बोला जाता है, ठीक, उच्च सदन। उसके बाद बात की जाए, तीसरा लोकसभा है, इसको निम्न सदन भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये ध्यान रखिएगा जरूर कि संसद के जो 3 अंग है वो कौन कौन से अंग है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद क्रम से याद रख लीजिए। देखिए, एक मिनट रुकिए। राष्ट्रपति का तो चलिए आपको पता होगा, 52 है। इनका, ये संसद के अंतर्गत संसद के जो 3 अंग है कौन कौन है? एक राष्ट्रपति है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। 79 में, 79 में, 79 में संसद की बात की गई है, 80 में राज्यसभा की बात की गई है, 81 में लोकसभा की बात की गई है। ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, ठीक है। आप समझ पाए होंगे। उसके बाद बात की जाए, राष्ट्रपति का तो आपको पता है, पढ़ लिया है आपने पहले से। हाँ, इसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे लोकसभा को लेकर, उसके बाद राज्यसभा देखेंगे। पहले लोकसभा की बात करते हैं। राष्ट्रपति हमने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। राष्ट्रपति का काम यहाँ पर क्या है? देखिए, राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग है। क्योंकि संसद बोल रहा हूँ, राज्यसभा लोकसभा से जो भी बिल पारित होकर फाइनली जब एक्ट बनना होगा, तो एक्ट बनने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। राष्ट्रपति का साइन जरूरी होता है। राष्ट्रपति जब साइन करता है तभी जाकर एक्ट तैयार होता है, इसलिए विधायिका के अंतर्गत राष्ट्रपति का होना जरूरी है। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। तो राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तीनों के तीनों संसद के अंग हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से इसमें अंग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तो राष्ट्रपति आपने पढ़ लिया है। राज्यसभा भी हम देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लोकसभा को देखते हैं। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा की बात करें तो इसको मैंने बता ही दिया है कि इसको निम्न सदन भी बोला जाता है। निम्न सदन बोला जाता है, या फिर जनता का सदन, जनता की सभा, ऐसे भी जनता की सभा, लोकप्रिय सभा, चाहे लोकप्रिय सदन। ऐसा क्यों? देखिए, हमारे द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए लोग हैं वो कहाँ पर जाकर बैठते हैं? इसी सभा में तो बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से चुनकर जाते हैं, हमारे द्वारा जो सांसद चुनकर जाते हैं, वो कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। राज्यसभा में तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर जाते हैं, खैर वो बाद में हम पढ़ेंगे। लोकसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये जनता की सभा है। इसका और नाम क्या है? निम्न सभा है, ठीक, या फिर लोकप्रिय सदन भी इसको बोला जाता है। तो ये सारे नाम हैं, खैर आगे मैंने लिखा होगा जरूर, लेकिन चलिए एक एक करके हम बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा में सीटों की संख्या की। सीटों का जो आवंटन हुआ है वो कैसे हुआ है? जनसंख्या के आधार पर हुआ है, निश्चित रूप से, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बात की जाए तो अधिकतम जो सीटों की संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है? पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर पूरे भारत की बात चल रही है। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है?
550 सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर, जिसमें से 530 कहाँ से होंगे, राज्य से, और 20 कहाँ से होंगे, केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, पहले 552 था, बट दो जो आंग्ल भारतीय को नियुक्त किया जाता था ये वाला, ये जो दो आंग्ल भारतीय नियुक्त किए जाते, मनोनीत किए जाते थे, इनको अब हटा दिया गया है। ये वाला प्रावधान खत्म कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, अब ये प्रभाव में नहीं है। कौन से संशोधन के द्वारा? 104वें संशोधन 2019, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। ठीक है, दो जो आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन होता था उसको समाप्त कर दिया गया है। कब से? 20 जनवरी 2020 से। इसीलिए अब संख्या कितनी हो गई है? 550 हो गई है, जिसमें 530 राज्य से और 20 केंद्र शासित प्रदेश से। ये अधिकतम की बात चल रही है, ठीक ना, मैक्सिमम। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो लोकसभा में सीटों की संख्या है, वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो कितनी है? 543। पहले 45 था, तो 2 बताया ना, वो मनोनयन वाला, उसको समाप्त कर दिया गया है, तो 543 है। ठीक है, 524 कहाँ से होंगे? राज्य से, और 19 केंद्र शासित प्रदेश से हैं। ठीक, तो ये सारी बातें हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत 20 जनवरी 2020 से ये वाला जो दो आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन होता था, वो जो प्रावधान है उसको समाप्त कर दिया गया है 20 जनवरी 2020 से। इसकी प्रकृति की बात की जाए, इसका जो नेचर है तो अस्थायी सदन है। जो लोकसभा है अस्थायी सदन है, क्योंकि इसका विघटन किया जा सकता है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है। हालांकि कार्यकाल की बात की जाए तो इसका जो कार्यकाल है सामान्यतः 5 वर्ष होता है। ठीक है ना, 5 वर्ष। कब से? जो प्रथम सत्र की तारीख से, प्रथम बैठक होती है, पहला सत्र जब बैठता है उस डेट से काउंट किया जाता है। 5 वर्ष सामान्यतः कार्यकाल होता है। सामान्यतः क्यों बोला गया है? क्योंकि उसके पहले भी कार्यकाल समाप्त हो सकता है, और राष्ट्रपति को भी ये अधिकार है कि समय से पूर्व इसका विघटन कर सके। ठीक है ना, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, तो इसका विघटन हो सकता है। ये इसलिए ये जो है ना, इसकी जो प्रकृति है लोकसभा की, ये एक प्रकृति कैसी है? अस्थायी है। स्थायी नहीं है, अस्थायी है। जबकि राज्यसभा है वो स्थायी सदन है, उसका विघटन नहीं किया जा सकता है, डिजोल्यूशन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, कार्यकाल की बात की जाए सामान्यतः ये हो गया। ठीक है, हाँ, 6 वर्ष का कार्यकाल कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। इस संशोधन के द्वारा 6 वर्ष का कार्यकाल कर दिया गया था लोकसभा का कार्यकाल। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा। ठीक है, योग्यता की बात की जाए कि योग्यता की बात की जाए कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, सदस्य कब बनेंगे? जब चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे तभी तो बनेंगे ना। तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो। जिस भी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, तभी वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। 25 वर्ष लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। इंपॉर्टेंट ये क्या बोलते हैं, ये एज है, ये आयु है। ठीक, याद रखिएगा, ये लोकसभा के लिए है 25 वर्ष, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, और 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, न्यूनतम योग्यता के लिए भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 25 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है। लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो मतलब सरकारी नौकरी वगैरह में नहीं हो। ये ध्यान रखिएगा कि मंत्री हो गए या फिर विधायक वगैरह, ये सब लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो सरकारी नौकरी वगैरह नहीं हो। ठीक है, लाभ के पद पर नहीं हो, और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ये सारी बातें हैं, नॉर्मल सी बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है कि 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। निर्वाचन की बात की जाए तो इसका निर्वाचन आपको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका निर्वाचन जो होता है प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। डायरेक्ट हम चुनकर भेजते हैं, हम ही तो वोट देते हैं, हमारे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेजे जाते हैं लोकसभा के सदस्य। जो सांसद जाते हैं लोकसभा में बैठते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए होते हैं हमारे द्वारा। ठीक है, निर्वाचन का जो आधार है, मत का जो आधार है वो वयस्क मताधिकार पर आधारित है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वयस्क हो चुके हैं तो मत देने का अधिकार है। हाँ, हर कंट्री में वयस्क के लिए मतलब किस एज में वयस्क माना जाएगा, अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, बट भारत में 18 वर्ष, अगर 18 वर्ष किसी की आयु हो चुकी है तो वयस्क माना जाता है, उसे वोट देने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के। वो छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, किस जाति का है, जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, बस वयस्क हो चुका है, 18 वर्ष आयु हो चुकी है तो हर व्यक्ति की 18 वर्ष मिनिमम अगर आयु है ना, 18 वर्ष मिनिमम आयु, तो हर व्यक्ति की वोट की वैल्यू क्या होगी? बराबर ही होगी। ठीक है, तो निर्वाचन का वयस्क मताधिकार, ठीक है, निर्वाचन का जो आधार है ये वयस्क मताधिकार, प्रत्यक्ष विधि, ये आपने देख ही लिया। न्यूनतम आयु मैंने बता दिया 18 वर्ष। पहले ये 21 वर्ष था,
तो इसको 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत 18 कर दिया गया, 21 से 18। तो ये संविधान संशोधन की जो डेट है याद रख सकते हैं और नंबर भी याद रख सकते हैं। 61वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, 1988, 21 से 18 कर दिया गया, पहले 21 था वयस्क मताधिकार, ठीक है। उसके बाद बात की जाए, हाँ वयस्क मताधिकार की एज पहले 21 थी ना, उसके बाद 18 कर दी गई, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ सीटों के आवंटन की बात की जाए तो ये बता दिया है मैंने, जनसंख्या पर आधारित है, लेकिन कब की जनसंख्या की बात की जाए तो कौन सी जनगणना पर आधारित है, ये ध्यान रख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है। 1971 की जनगणना पर आधारित है। सीटों का जो आवंटन किया गया है जनसंख्या के आधार पर किया गया है, बट 1971 की जनगणना के आधार पर, ठीक है। और यही इसी जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन रहेगा कब तक, 2026 तक ऐसा ही रहेगा, यथावत रहेगा, ऐसा ही जैसा है वैसा ही रहेगा। ये किस संशोधन द्वारा किया गया है, 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। और बात की जाए अध्यक्ष की, बात की जाए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की, अध्यक्ष को ही स्पीकर बोलते हैं, ठीक है, स्पीकर। तो अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, अध्यक्ष का जो चयन होता है, वो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा अपने ही सदस्यों में से चुन लिया जाता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है, ठीक है, चयन होता है। त्यागपत्र की बात की जाए तो अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे सकता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है, इसलिए डबल दोनों तरफ एरो बना दिया है, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। हाँ रही बात अध्यक्ष को अगर हटाना हो, अगर हटाया जाना हो तो उसको कैसे हटाया जा सकता है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत के द्वारा, ठीक है, बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट एक बात ध्यान रखिएगा, ये वाली बात मैं बोल रहा था, निर्णायक मत की बात, अनुच्छेद 100, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 100 में ये बात की गई है कि निर्णायक मत का अधिकार है, निर्णायक मत का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। निर्णायक मत अर्थात कास्टिंग वोट का अधिकार है। कास्टिंग वोट कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कोई रिजोल्यूशन लाया जा रहा है, कोई भी संकल्प पारित किया जा रहा है या फिर किसी विधेयक पर, ठीक है, जब वोटिंग की जा रही है तो 50-50 हो गया है, 50-50 हो गया है, ठीक, 50-50, बहुमत नहीं दिख रहा है। तो कास्टिंग कहने का मतलब यहाँ पर अगर पारित होने की तरफ, मान लीजिए पारित होने वाली वोट है और ये नहीं पारित होने वाला वोट है, अगेंस्ट वाला वोट है, ये फेवर वाला वोट है, तो इधर की तरफ अगर लोकसभा का अध्यक्ष वोट दे देते हैं इधर की तरफ तो आराम से पारित हो जाएगा, इधर की तरफ देते हैं तो नहीं पारित होगा, तो मतलब इनका जो वोट हो जाएगा ना वो निर्णायक हो जाएगा। तो निर्णायक केस में मतलब निर्णायक मत देने का अधिकार है किसको, लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है, निर्णायक मत देने का अधिकार है किस केस में, जब मत बराबर हो जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अर्थात टाई की स्थिति में, टाई की स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष के पास क्या है, निर्णायक मत देने का अधिकार है, कास्टिंग वोट देने का अधिकार है। लेकिन अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर ये वाली फैसिलिटी नहीं अवेलेबल रहेगी। उनको जब हटाया जा रहा है, उनके पद से हटाए जाने के लिए संकल्प पारित किया जा रहा है, वहाँ पर अगर 50-50 हो गया है तो इसमें कास्टिंग वोट का अधिकार नहीं है लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। निर्णायक मत का अधिकार है किस केस में, जब मत बराबर हो जाए अर्थात टाई हो जाए, टाई की स्थिति में अधिकार है अनुच्छेद 100 के तहत। उसके बाद बात कीजिए प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। स्पीकर जब चुना जाता है ना, अध्यक्ष का जब चयन किया जाता है तो अध्यक्ष के चयन करने से पहले ही, स्पीकर के चुनने से पहले ही सामान्यतः जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं लोकसभा के, ठीक है ना, वरिष्ठतम सदस्य, उनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुन लिया जाता है। इनका काम होता है जो नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं, नए निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाना, ठीक है, ये काम होता है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पर बात की जाए सत्र के आहूत करने की, सत्र को बुलाने की, तो राष्ट्रपति सत्र को बुलाता है और उसका अवसान भी करता है, मतलब समाप्त भी करता है। सत्र का अवसान करना, सत्रावसान, या फिर सत्र को बुलाना, आहूत करना, दोनों का अधिकार किसको है, दोनों का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। बट स्थगित करना हो, मान लीजिए सत्र चल रहा है, बीच में 1 घंटे के लिए स्थगित करना हो, 2 घंटे के लिए करना हो, 2 दिन के लिए करना हो, मतलब फिक्स नहीं है, तो स्थगित करना है तो स्थगित करने का अधिकार किसके पास है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद कोरम की बात की जाए, मान लीजिए कोई भी बैठक हो रही है, ठीक, तो बैठक के लिए कोरम जो है, गणपूर्ति जो है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना ही चाहिए, ठीक है ना। किसी भी बैठक में सत्र जो बुलाई जा रही है उसमें मिनिमम 1/10 भाग की उपस्थिति, जो भी सदस्य हैं उनका 1/10 भाग 1/10 की उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है, कोरम अर्थात गणपूर्ति। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, 1/10। उसके बाद बात कर ली जाए कि आपातकाल के दौरान कार्यकाल की बात की जाए, तो कार्यकाल तो सामान्यतः 5 वर्ष होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, बट आपातकाल के दौरान
इमरजेंसी के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, संसदीय विधि द्वारा, संसदीय विधि द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। एक बार में कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल चल रहा है, ठीक है, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। बाद में वैसे ही आपातकाल चल ही रहा है तो फिर से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए जब आपातकाल खत्म हो जाता है, प्रभावी नहीं रहता है, तो प्रभावी नहीं रहने के केस में 6 माह से अधिक तक ये कार्यकाल नहीं चलेगा। मतलब जो बढ़ाया गया है वो 6 माह से अधिक तक नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है मैंने। ठीक है, हाँ, 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सर्वाधिक जो प्रतिनिधि आते हैं वो कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश से, निश्चित रूप से यहाँ से आएंगे, इनकी जनसंख्या ज़्यादा है। फिर महाराष्ट्र से आते हैं, या 80 है, ये 48 हैं प्रतिनिधि, यहाँ से 80 सांसद आते हैं। महाराष्ट्र से 48 आते हैं, पश्चिम बंगाल से 42 आते हैं। तो जो टॉप 3 है उनको मैंने लिख दिया है। प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, एक और बात ये ध्यान रखिएगा कि इन्हीं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। हालांकि असफल रहा था, बट इन्हीं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया गया था। ठीक है, तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध लाया गया था, तो सेम आप आराम से इसको ध्यान रख सकते हैं। जब प्रथम अध्यक्ष यही है गणेश वासुदेव मावलंकर, और इन्हीं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था, तो प्रथम बार भी तो यही हो जाएंगे ना, गणेश वासुदेव मावलंकर, मतलब प्रथम जो अध्यक्ष हैं उन्हीं के विरुद्ध ही लाया गया था। ठीक, तो आसानी से दोनों बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद बात की जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो मीरा कुमार है। प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो पी संगमा है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। पहला जो आम चुनाव हुआ था वो डेट याद रखिएगा, डेट ईस्वी याद रख लीजिएगा, 51-52 में हुआ था। ठीक है, 51-52 में हुआ था। हाँ, 6 वर्ष का कार्यकाल कौन सी लोकसभा के दौरान रहा था? 5वीं लोकसभा के दौरान। ठीक है, 5th, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। डेट थोड़ा हल्का फुल्का ध्यान रखेंगे तो चलेगा। 1971 से 76 तक। लोकसभा के सचिवालय का प्रत्यक्ष जो नियंत्रण होता है, डायरेक्ट कंट्रोल जो होता है, लोकसभा सचिवालय का प्रत्यक्ष नियंत्रण किसके कंट्रोल में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के कंट्रोल में होता है। तो थोड़ा सा ये फैक्ट है, फैक्चुअल बातें हैं, ध्यान रख सकते हैं। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सब हम पढ़ेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिए, कोई भी विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। तो ये सारी बातें हैं। अगले वीडियो में राज्यसभा को हम पढ़ लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।